मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टी.एस. एलियट की प्रसिद्ध कविता वेस्टलैंड। साथियों, वेस्टलैंड कविता 1922 में लिखी गई थी, जब पहला विश्व युद्ध हो चुका था और बहुत सारा खून खराबा, नरसंहार, बहुत तरह की समस्याएं मानव जाति देख चुकी थी। टी.एस. एलियट उस समय एक बैंक में कर्मचारी थे और उन्होंने इन सब चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देखा था। उसके बाद वो काफ़ी तनाव महसूस करते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा इंसान कभी हिंसक हो जाएगा। बहुत सारे युद्ध मानव जाति में हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं हुआ था। तो इस बात पे डाउट पैदा हुआ, सभी लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवी लोग या जो भी सोचता था उस समय, कि हमारी संस्कृति का जो आधार है, हम जो जी रहे हैं, क्या ये आधार सही है? जिस आधार पे हम खड़े हैं, मानव जाति जिसको मानवता कहती है, क्या वो मानवता है? क्या हम इंसानियत में जी रहे हैं या खाली हम इंसानियत की बातें ही कर रहे हैं? तो इस प्रकार के दुख से इस कविता का जन्म हुआ है। जैसे हमारे हिंदी में कहते हैं कि आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। इसी प्रकार ये उस प्रकार की आह से उपजा हुआ गान हम समझ सकते हैं। और वेस्टलैंड का मतलब ही होता है बंजर भूमि। हमारा संसार, हमारे लोग, हमारे रिश्ते नाते, हमारा जीवन कितना बनावटी और कितना बंजर हो गया है। और ये आज के युग में भी प्रासंगिक है। लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और हमारा जीवन बंजर हो गया है। तो ये फर्स्ट ग्रेड, नेट, जेआरएफ, पीएचडी, अनेक परीक्षाओं में घुमा फिरा के इस कविता में से प्रश्न आते रहते हैं। इस कविता का बहुत इम्पोर्टेंस है। ये भी मानते हैं कि जो पूरा 20वीं शताब्दी का समय है, उसमें जो महानतम कोई कविता है अंग्रेजी साहित्य में, तो वेस्टलैंड को माना जाता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इस जटिल कविता को आप लोगों के लिए आसान बना सकूं। ये भी माना जाता है कि कविता बहुत जटिल है। टी.एस. एलियट खुद कहते थे कि अगर आपको ये कविता समझ में नहीं आती है, तो मैंने इसीलिए तो लिखी है कि समझ में ना आए। आप लाइब्रेरीज में जाइए और पुराने ग्रंथ पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, ऑथेंटिक सोर्स को वापस पढ़िए, शेक्सपियर, मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट को पढ़िए। इसके लिए मैंने लिखी है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जो व्याख्या है वो सरल, सुबोध, सुगम्य हो। वी कैन अंडरस्टैंड दिस पोएम एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वी become confident, and we got a gist. Uh, we can make this poem intelligible, so that we can understand. So now I will start this poem. This first part is the burial of dead, and here this is original text. आपके पास भी ओरिजिनल टेक्स्ट हो तो आप सामने रख सकते हैं, तो बढ़िया समझ में आएगा। पहला जो भाग है उसका नाम है ब्यूरियल ऑफ द डेड। दूसरा भाग है गेम ऑफ चेस। तीसरा है फायर सरमन। चौथा डेथ बाय वाटर, एंड फिफ्थ इज व्हाट द थंडर सेड। तो हम पहले भाग से शुरू करते हैं दोस्तों। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। पहली लाइन है, अप्रैल का महीना बहुत क्रूर लगता है, बहुत खराब लगता है, बुरा लगता है। अब इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास झलकता है, क्योंकि अप्रैल का महीना गर्मी आ जाती है इंग्लैंड में, और ये महीना बहुत सुहावना महीना है। चौसर की कैंटरबरी टेल के शुरुआत में अप्रैल महीने के बारे में बहुत सारी खूबसूरत बातें लिखी गई है कि ये महीना कितना सुहावना है इंग्लैंड में, और ये उसी महीने को सबसे बुरा कहें। तो बात क्या है इसमें, माजरा क्या है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जो चीज सभी को अच्छी लगती है, वाह, ये चीज कवि को बुरी लग रही है। इसका मतलब हमारी सोसाइटी में कुछ उल्टा हो गया है। ये पोयम हमारे को बहुत सारे विरोधाभास, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन में ले जाने वाली। ये पहली लाइन से ही पता चल जाता है। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लाइलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड। फिर शब्द आता है डेड लैंड। मरी हुई जमीन में से लाइलैक्स के फूल खिलते हैं। जमीन मर गई है, युद्ध हो गया है, बहुत लोग मर गए हैं, बहुत सारी संस्थाएं मर गई है, समाज के बहुत सारे मूल्य मर गए हैं। मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, एक तरफ हमारी यादें हैं पुरानी और एक तरफ इच्छा है आगे की, ये दोनों मिक्स होकर के एक जटिल कॉम्बिनेशन बन गया है। स्टीरिंग डल रूट्स विथ स्प्रिंग रेन, और जब बसंत के समय में बारिश आती है तो जो डल रूट है,
जो हमारी लाइफ डल हो चुकी है, हमारे सेंसेस डल हो चुके हैं, इसकी बातें